दोस्तों, एक डीएसपी साहब अपनी सरकारी गाड़ी से अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि रोड के किनारे एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ ठेले के ऊपर चाय और पकौड़े बेच रही है। जैसे डीएसपी साहब की नज़र उस महिला की तरफ जाती है, डीएसपी साहब अपने ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी को रोक दो। गाड़ी को रुकवाते हैं और गाड़ी से उतर के सीधे उस महिला के ठेले की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही डीएसपी साहब उस ठेले की तरफ बढ़ते हैं, महिला की नज़र डीएसपी की तरफ पड़ती है और जैसे ही वो डीएसपी को देखती है, डीएसपी से छुपने की कोशिश करती है, अपनी नज़रें छुपाने लगती है, अपने चेहरे को छुपाने लगती है। जब डीएसपी ये देखते हैं कि वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है, तो वो चिल्ला करके कहते हैं, सीमा, तुम्हें अपने आप को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। और जैसे ही वो ये बात बोलते हैं और बोलते बोलते सीमा के नज़दीक चले जाते हैं, सीमा के आंखों से आंसू बहने लग जाता है। वो डीएसपी साहब के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और डीएसपी साहब से माफ़ी मांगने लग जाती है। दोस्तों, आखिर क्यों ये सीमा नाम की औरत डीएसपी साहब से माफ़ी मांग रही थी? कैसे डीएसपी साहब उस सीमा को जानते थे? क्या था दोनों के बीच में रिलेशन? ये सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले, कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे और इससे भी अच्छी अच्छी कहानी आपके सामने लेकर आता रहूं। दोस्तों, सीमा नाम की लड़की, जो कि वाराणसी के एक छोटे से गांव की रहने वाली होती है, अपने परिवार के साथ वाराणसी में रहती है। लड़की देखने में काफ़ी सुंदर होती है और उसको अपने रूप और अपने लावण्य पर काफ़ी घमंड होता है। वो अक्सर अपने सहेलियों से बातें करती है तो कहती है कि मेरे लिए तो कोई न कोई राजकुमार ही होगा, मैं तो ऐसी ही शादी करूंगी जो देखने में मुझसे भी सुंदर हो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खूबसूरत हूँ। किसी शादी में, किसी फंक्शन में, अगर किसी बारात में जाती थी लड़की अपने सहेलियों के साथ, तो हमेशा उस दूल्हे को देख करके उसकी काट छाट करती थी। कभी कहती थी ये दूल्हा देखने में अच्छा नहीं है, कभी कहती थी इसकी नाक टेढ़ी है, कभी बोलती थी इसकी आंखें छोटी है, कभी बोलती थी ये सांवला है। जब इतनी बातें वो बोलती थी तो उसकी सहेलियां और औरतें जो भी थी उस समय उसके पास रहती थी, सब यही कहती है कि तुम सभी लड़कों को काटती छाटती रहती है, देखते हैं कि तेरे लिए कौन सा राजकुमार आएगा। तो सीमा कहती है कि देख लीजिएगा, मेरे लिए तो कोई न कोई राजकुमार ही आएगा जो मुझसे शादी करके मुझे लेकर के जाएगा। एक्चुअल में सीमा काफ़ी सुंदर थी और उसको अपनी सुंदरता का बहुत ज़्यादा घमंड था। दोस्तों, धीरे धीरे सीमा जवान होती है और उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है, जैसे आम पिता को होती है। और उसके पिता और उसका भाई दोनों उसके लिए एक अच्छे लड़के की तलाश में घूमने लगते हैं। कुछ ही समय बाद उन्हें एक अच्छा लड़का वाराणसी के ही एक गांव में मिल जाता है। लड़का काफ़ी अच्छा होता है। लड़का यूपीएससी की तैयारी प्रयागराज में रह करके कर रहा होता है और उसका घर परिवार, उसके माता पिता काफ़ी अच्छे लोग होते हैं। जब उसके पिताजी और उसका भाई दोनों उसके घर पे जाते हैं, लड़के से बातचीत करते हैं, तो लड़के का व्यवहार भी काफ़ी उनको अच्छा लगता है और उसके पिताजी को इतना पसंद आ जाता है लड़का कि वो लड़के की बात उसके पिता से करके आ जाते हैं, शादी को तय करके आ जाते हैं। और जब घर आते हैं तो अपनी पत्नी को बताते हैं और फिर सीमा को बताते हैं, बेटी मैंने तुम्हारी शादी तय कर दिया है। सीमा कहती है, पिताजी आपने शादी तय कर दिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी किसी अच्छे लड़के से ही तय किया होगा आपने। देखने में लड़का
सुंदर होना चाहिए और मैं जितनी सुंदर हूँ कहीं इससे कम सुंदरता न लड़के के अंदर हो, जिससे कि हम दोनों की जोड़ी अच्छी न लगे। ऐसा लड़का होना चाहिए कि कहीं भी हम दोनों खड़े हों तो हर व्यक्ति कहे कि ये जोड़ी काफ़ी सुंदर है। तो उसके पिताजी सीमा को समझाते हैं और कहते हैं, बेटी शारीरिक सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है, आदमी अंदर से सुंदर होना चाहिए, उसको उसके अंदर वैसी काबिलियत होना चाहिए, उसको बातचीत करने का ढंग होना चाहिए, वो सामने वाले को इज्जत देने आना चाहिए, उसको वो पढ़ने लिखने वाला होशियार बच्चा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी पत्नी का जीवन भर ख्याल रख सके, अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार कर सके, ऐसा पति होना चाहिए। सुंदरता चेहरे का देख करके शादी नहीं किया जाता है। लेकिन सीमा को अपने पिता की ये बातें अच्छी नहीं लगती है। तभी सीमा का भाई आता है और उस लड़के का फोटो लेकर के आता है और उस फोटो को सीमा को ले आकर के दिखाता है। सीमा उस फोटो को ध्यान से देखती है और जब उस फोटो को देखती है तो अपना गर्दन नीचे कर लेती है। ऐसा लग रहा था कि सीमा को वो लड़का पसंद नहीं था। चूंकि लड़का थोड़ा सा सांवले कलर का था और सीमा को सांवला कलर पसंद नहीं था। सीमा को तो एक सुंदर और अच्छा लड़का चाहिए था। दोस्तों, सीमा उसको पसंद नहीं करती है और उस फोटो को वहां पर रख करके चली जाती है। शादी तय हो जाता है और तय समय पर बारात आ जाती है। बारात काफ़ी धूमधाम से शादी हो रहा होता है। काफ़ी नातेदार रिश्तेदार शादी में आए होते हैं। जगह जगह गाना बजाना चल रहा होता है। बारातियों का स्वागत किया जा रहा है। द्वार पूजा होता है और द्वार पूजा के बाद जब जयमाल का समय आता है तो लड़का स्टेज पर जाता है और फिर उसके बाद लड़की को बुलाया जाता है। सीमा भी जयमाल के लिए अपने कमरे में अच्छी तरह से पहन ओढ़ करके तैयार थी और जैसे ही सीमा को बुलाया जाता है, सीमा स्टेज पर आती है। दोनों को जयमाल दिया जाता है, लड़का को भी और लड़की को भी। लड़का जयमाल डालता है लेकिन लड़की जब जयमाल डालने की कोशिश करती है और उस लड़के को देखती है तो देखते ही आग बबूला हो जाती है। जयमाल को वहाँ से तोड़ करके फेंक देती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, जो फोटो आपने दिखाया था उसमें तो ये लड़का थोड़ा सा ठीक भी लग रहा था, लेकिन अभी ये तो सामने आने के बाद तो ये तो बिल्कुल काला है और इतने काले लड़के से मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। और इतना कह करके और वो वहाँ से जाने लगती है। उसके पिताजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उसका भाई उसके साथ रिक्वेस्ट करता है कि दीदी शादी कर लो, जीजा जी काफ़ी अच्छे हैं, ये पढ़े लिखे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये कल के दिन आईएएस पीसीएस बन जाएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। सिर्फ उनके रूप की सुंदरता को मत देखो। जितने बारात में लोग आए होते हैं सब लोग समझाने की कोशिश करते हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं सब लोग उसको समझाते हैं, उसकी माँ समझाती है, उसके पिताजी बार बार सीमा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीमा मानने के लिए तैयार नहीं थी। सीमा के साथ जबरदस्ती उसके पिताजी कहते हैं, नहीं, शादी करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा जो खर्चा हमने कर दिया है, लड़के वालों ने भी इतना खर्चा करके अपनी बारात लेकर के यहाँ पर आए हैं, हम दोनों का इतना सारा खर्चा हो जाएगा और तुम्हारे एक ना करने से हमारी नाक कट जाएगी, हम समाज में अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए बेटी, रिक्वेस्ट करता हूँ तेरा बाप होने के नाते भी कि किसी भी तरह से शादी कर ले। लेकिन सीमा टस से मस नहीं होती है, कहती है मैं किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूँगी और अगर आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं कुछ कर लूँगी। ये सब बातें होती रहती हैं। तभी उसी में से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। सीमा के पिताजी से कहती है कि अगर लड़की को ये शादी पसंद नहीं है तो आप उसकी ज़बरदस्ती शादी नहीं करा सकते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती कराने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर होगा और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। जब सीमा के पिताजी ये
सुनते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। सीमा का भाई और उसके पिताजी, उसकी माँ सब रोने लगते हैं। जो बारात आई हुई थी, जो दूल्हा बना हुआ लड़का जिसका नाम था अरुण, अरुण काफ़ी सीधा, समझदार, पढ़ने लिखने वाला लड़का था। वो चुपचाप शांत ये सब चीज़ें सुन रहा था और अपने पिताजी से रिक्वेस्ट कर रहा था, कह रहा था, पिताजी शोर मत मचाइए। जबकि अरुण के पिताजी काफ़ी शोर मचा रहे थे कि हमारी इज्जत सत्यानाश हो गई, हम बारात लेकर के आए हैं और तुम्हारी लड़की जो है ये अच्छे नेचर की नहीं है। क्या जब आपने देखा था मेरे लड़के को तो आपने अपनी लड़की से बात नहीं किया? आपने अपने लड़की को बताया नहीं कि मेरा लड़का सांवला है? लेकिन अब सीमा के पिताजी क्या करें, एक बेटी का बाप था, वो अपनी गर्दन नीचे करके सबकी बातें सुनता रहता है, अपनी बेटी की भी सुनता है और बाराती जो लड़का और लड़के का बाप आया हुआ था उसकी भी बातें सुनता है और चुपचाप अपनी आंखों से आंसू बहाता रहता है। दोस्तों, काफ़ी विकट परिस्थिति हो जाती है ऐसे, जब ऐसे संतान अगर हो जाते हैं तो माँ बाप न ही अच्छे ढंग से जी पाता है और न ही मर पाता है। वही सिचुएशन सीमा के पिता के सामने हो गया था। ये सब कहने के बाद सीमा वहाँ से भाग करके और अपने कमरे में जाके बंद हो जाती है। जब बाराती देखते हैं, वो दूल्हा और उसके पिता देखते हैं कि अब बात बहुत बिगड़ चुकी है, तो फिर वो अपनी बारात लेकर के वापस चले जाते हैं। दोस्तों, वो बारात लेकर के वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, घर से अपनी बारात लेकर निकल रहे थे, तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और उनको रोकने की कोशिश करता है। लड़के का पिता रुक जाता है, फिर वो बूढ़ा व्यक्ति उससे कहता है कि देखिए, मैं जानता हूँ कि आप ऐसे बारात खाली लेकर के जाएंगे तो आपका भी जग हंसाई होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं भी आपके ही कास्ट का हूँ, मैं भी इनके पड़ोसी ही हूँ। मेरी एक बेटी है, सुंदर है, सुशील है, गृह कार्य में दक्ष है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कम है उसका, लेकिन माँ बाप का सेवा सत्कार खूब दिल लगा करके करती है। अगर आप चाहें तो मैं अपनी बेटी का शादी आपके लड़के के साथ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ दहेज में देने के लिए आपको नहीं है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, हमारे जैसे गरीब के ऊपर रहम कर दीजिए और मेरी बेटी की शादी अपने बेटे से कर दीजिए। अरुण के पिता भी काफ़ी नेक विचार के आदमी थे और अरुण भी काफ़ी अच्छा लड़का था। अरुण अपने पिताजी से कहता है, पिताजी हाँ कर दीजिए, और अरुण के पिताजी हाँ कर देते हैं। वहीं पर उसी मंडप में उस लड़की की शादी होती है और शादी करने के बाद अरुण और उसके पिताजी पूरी बारात खुशी खुशी उस लड़की को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। यहाँ पर सीमा के पिता, उसके घर में कोहराम मचा हुआ था। हर व्यक्ति दुखी था, हर व्यक्ति के आंखों में आंसू था। धीरे धीरे समय बीतता है। कुछ टाइम बीतने के बाद सीमा वहाँ से अपने पिता से कह करके इलाहाबाद चली जाती है कि मैं इलाहाबाद में जा कर के पढ़ूंगी और वहीं नौकरी करूंगी। इधर अरुण इलाहाबाद में ही रह रहा होता है, इलाहाबाद में ही यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। इलाहाबाद में ही अपनी पत्नी को भी लेकर के जाता है, जिस लड़की से अभी वो शादी किया था। दोस्तों, सीमा जब इलाहाबाद जाती है और वहाँ पढ़ने लिखने लगती है तो वहाँ पर एक विकास नाम का सुंदर लड़का होता है, काफ़ी अच्छा लड़का, देखने में काफ़ी स्मार्ट लड़का होता है। उसके साथ उसकी जो बातचीत शुरू हो जाती है और ये बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। सीमा भी सोचती है कि चलो, शादी नहीं किया मैंने तो अच्छा किया, क्योंकि वो कहाँ काला कलूठा आदमी था और ये इतना स्मार्ट लड़का है, इसी के साथ मैं शादी कर लूँगी। और वो भी अब सीमा के आगे पीछे ही घूमता रहता है।
जब देखो तब जहाँ भी सीमा रहती है, जहाँ भी जाती है, वहीं पर बाइक लेकर के घूमता रहता है, हीरोपंती करता है, पैसे खर्चा करता है, क्योंकि वो एक अमीर परिवार का लड़का था। काफ़ी पैसे रुपए उसके पास थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सच्चाई कुछ अलग थी जो सीमा को पता नहीं थी। सीमा जानती थी कि एक ये पढ़ने लिखने वाला अच्छा लड़का है, देखने में सुंदर है, घर परिवार से काफ़ी अच्छा है, वो उसके साथ अपनी शादी करके अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन गुजारने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन असल में सच्चाई उसकी कुछ और थी। वो एक घुमक्कड़, एक नशेड़ी प्रवृत्ति का लड़का था। उसके बहुत सारे लड़कियों के साथ गलत अवैध संबंध थे। उसकी काम थे यही कि ऐसे लड़कियां जो गांव से शहरों में पढ़ने के लिए आती हैं, उनको अपने रूप जाल में फंसाना और उनका इस्तेमाल करना, उनका शारीरिक शोषण करना और फिर छोड़ देना। दोस्तों, सीमा उसके चक्कर में फंस जाती है और एक दिन अपने पिताजी को जाकर के बता देती है कि पिताजी, एक लड़का है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर भी है, घर परिवार से भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पैसे रुपए वाले उसके माता पिता हैं, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। अब उसके पिताजी तो इस लड़की के तरफ से बिल्कुल डिमोरलाइज हो चुके थे। वो कहते हैं, बेटी तुम्हें जो पसंद है उससे तुम शादी कर लो। और फिर सीमा की शादी उस लड़के के साथ हो जाती है। जब उस लड़के के साथ शादी हो जाती है, 6 महीने तक ठीक ठाक चलता है, लेकिन 6 महीने के बाद फिर वो अपना रूप दिखाना शुरू कर देता है। देर में आना, शराब पी करके आना, सीमा के साथ मारपीट करना, और सीमा को जब पता चलने लगता है कि ये दूसरी और लड़कियों के साथ इसके काफ़ी अवैध संबंध है, तब कुछ ही दिनों के बाद सीमा एक बच्चे को पैदा करती है। एक लड़का होता है उसको, और फिर उस लड़के के बीच में ये सब अपने दुख को भुलाने की कोशिश करती है। लेकिन उसका दुख भूलने वाला नहीं था। धीरे धीरे वो दुख और बढ़ता जाता है। ये अब तो और हर दिन सीमा के साथ मारपीट करता है। सीमा अगर कुछ भी बोलती है तो उसे डंडे उठाकर मारने लग जाता था। सीमा के जेवरात जो थे उसको बेच करके पीने शुरू कर देता है। सीमा जो अपने घर से, अपने माता पिता के पास से जो थोड़ा बहुत पैसे लाई थी, वो सब भी लेकर के जुए में हार जाता है। अपने माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करता है, अपने माँ बाप से पैसे लेकर के सट्टाबाजी और जुआबाजी करता है, वो सब भी हार जाता है। अब उसका घर आने का कोई समय नहीं होता है। कई दिन वो घर पे आता नहीं है। शराब और ड्रग्स के नशे में कहीं भी पड़ जाता है। किसी भी लड़की के साथ किसी भी होटल में अपनी रातें बिताता रहता है। जब ये सब चीज़ें सीमा को पता चलता है, तब तक से सीमा एक और बच्चे का माँ बन जाती है। एक लड़का और एक लड़की, 2 बच्चे उसके हो जाते हैं। दोस्तों, सीमा की ज़िंदगी बद से बदतर होती जाती है। अब सीमा को रोड के ऊपर भीख मांगने के अलावा अब कुछ समझ में नहीं आता है। सीमा ने उतना अच्छा पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया था जिससे कि वो कुछ नौकरी कर पाए। अब सीमा सोचती है कि जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास है इसको ले करके और मैं कहीं अलग एक रूम लेकर के रहने लगूं। वो एक रूम किराए पर लेती है और दूसरे जगह रहने लग जाती है। जहाँ पर वो किराए के रूम में रहती है, वहीं पर मेन रोड होता है, और उसी रोड के बगल में उसका घर होता है और नीचे खाली जगह होता है। उस मकान मालिक से बात करके और कहती है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा ठेला लगाना चाहती हूँ। उसका मालिक उसको बोल देता है, ठीक है लगाओ। अब वो हर दिन वहाँ पर एक चाय और पकौड़े का ठेला लगाती है और किसी तरह से अपना जीवन यापन करती है। उस चाय पकौड़े से उसको इतनी आमदनी हो जाती थी जिससे अपने बच्चों को पाल सके, और कुछ थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके वो अपने बैंक में भी जमा करती रहती है। दोस्तों, किसी तरह से उसकी ज़िंदगी कट रही होती है। लेकिन तभी उस दिन इस डीएसपी का वहाँ पर आगमन होता है और फिर डीएसपी वहाँ पर पहुँचता है। वो डीएसपी से कहती है कि मैं अपने पिताजी से
कुछ बता नहीं सकती थी, कुछ मांग नहीं सकती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी हमसे दुखी थे। और जब उनको पता चल जाता कि इसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है तो और वो लोग दुखी हो जाते हैं। इसलिए मेरे ऊपर जो भी गुजर रहा था मैं उसको काट रही थी। और कभी बीच बीच में अगर पिताजी का या घर से कोई फ़ोन आता था तो मैं यही कहती थी कि मैं बहुत खुशहाल हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि अब मेरा मुंह नहीं था कि मैं पिताजी को कुछ भी बताऊं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा था, या तो मैं भीख मांगूं और या तो कहीं न कहीं कोई न कोई काम करके और 2 पैसे की आमदनी करूं। और फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया। अब इन 2 पैसों से अपने बच्चों को पाल लेती हूँ और किसी तरह से 2 टाइम का भोजन हमारा हो पाता है। डीएसपी जब ये सारी बातें सुनता है तो काफ़ी दुखी होता है। सीमा उसके सामने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती है कि मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। काश अगर मैं आपसे शादी कर ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन ये मेरी नादानी थी। जबकि मेरे माता पिता ने बहुत समझाया, मेरे छोटे भाई ने भी समझाया, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी और अपने पैरों पर मैंने खुद कुल्हाड़ी मारा है। और मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा है तो ये भोगना तो मुझे पड़ेगा ही। अरुण उसे कहता है कि देखो, जो भी तुमने किया ये इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सब हर व्यक्ति के किस्मत में जो लिखा होता है वही चीज़ें होता है। ये समय करवाता है। हर आदमी का समय एक जैसा नहीं होता है। तुम्हारा भी समय बदलेगा। इसलिए तुम मेरे सामने कोई हाथ मत जोड़ो। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है कि तुमने मेरी बारात वापस कर दी, या हाँ, उस समय हमें ज़रूर दुख हुआ था, लेकिन अब वो बातें जो हैं वो बीत चुकी हैं। अब उन सब बातों को करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें यही कहूँगा कि मैं यहीं पर डीएसपी हूँ और अब तुम्हें इस तरीके के ठेला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल मैं अपने ऑफिस के सामने ही एक सरकारी दुकान तुम्हें दिला दूँगा और उस दुकान में अपना काम करके रोजी रोटी अपना कमाना। अच्छी दुकानें हैं, काफ़ी इनकम है वहाँ पर तुम्हें 1-2 लेबर भी रखना पड़ेगा। तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ पर उस दुकानों में काम करने के लिए लेबर का भी बंदोबस्त कर दूँगा। तुमको सिर्फ वहाँ पर मालिक बन के बैठना है और अपना काम करना है। और तुम्हारे जो दोनों बच्चे हैं अब ये भी स्कूल जाने के लायक हो गए हैं, तो कल मैं सिपाहियों को भेजूँगा, गाड़ी आएगी, इन दोनों बच्चों को लेकर के जाएंगे और इन दोनों का एक यहाँ के अच्छे स्कूल में मैं एडमिशन भी करा दूँगा। जो तुमने अभी ये किराए पर रूम लिया है, एक छोटा सा कमरा है, तुम्हें एक अच्छे फ्लैट में मैं किराए पर एक फ्लैट भी दिलवा दूँगा और तुम उसमें रहना। ये कोई मेरा एहसान नहीं सोचना कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ। मैं तुम्हें एक बार इस्टेब्लिश कर दूँगा और तुम उसके बाद अपने बिजनेस से कमा करके अपना सब काम करना। ये सारी चीज़ें उसको बताता है। उसके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो कहती है कि आपकी का कैसे शुक्रिया करूं, आपने तो इतना ज़्यादा एहसान मेरे ऊपर कर दिया कि इस एहसानों की भरपाई मैं कैसे कर पाऊंगी। मैंने तो आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, लेकिन आपने जो मेरी ज़िंदगी में आकर के और जिस तरीके से आप मेरी ज़िंदगी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूँगी। दोस्तों, दूसरा दिन होता है। डीएसपी अरुण उसके बच्चों को ले जाकर के वहाँ के एक रेपुटेड स्कूल में एडमिशन करा देता है। वहीं पर एक अच्छा 2 BHK फ्लैट देख करके उसको किराए पर फ्लैट दिला देता है। और जहाँ पर वो उसकी ऑफिस थी, जो तहसील था, तहसील के पास ही उसको एक सरकारी गल्ले की दुकान दिला देता है। और उस दुकान के साथ में खाने पीने की सारी चीज़ें जो होती हैं, वहाँ पर जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं तहसील में, वो सारे लोग उसी दुकान से खाते पीते हैं।
उसमें कई 3-4 लेबर वगैरह काम करते हैं, काफ़ी इनकम उन दुकानों का होता है। वो दुकान इसको दिला देता है और लेबर वगैरह सब कुछ सेट करके दुकान रनिंग हालत में होती है, इसको मालिक बना के वहाँ बैठा देता है। समय बीतता है और इसके बच्चे बड़े होने लगते हैं, काफ़ी खुशीपूर्वक अपनी ज़िंदगी काट रही होती है। उसके बाद डीएसपी अरुण कहता है कि बाकी चीज़ें तो तुम्हारी हो गई, लेकिन अब ये पूरा जीवन तुम अकेले कैसे काटोगी, इसके लिए भी मुझे करना पड़ेगा। फिर वो उसके पति से मिलता है, उसके पति को समझाता है और उसके पति को नशा मुक्ति केंद्र में ले जाकर के एडमिट करवाता है। उसका पति 1 साल नशा मुक्ति केंद्र में रहता है, उसका सारा पैसा डीएसपी अरुण चुकाता है और नशा मुक्ति केंद्र वालों को ये भी बताता है, गाइड करता है कि किसी भी हालत में इसका नशा की आदत छूटनी चाहिए। जब वो 1 साल के बाद उसका पति अरुण नशा मुक्ति केंद्र से निकलता है तो काफ़ी खुशहाल, हर चीज़ें, हर आदतें उसकी छूट गई होती हैं, वो एक अच्छा इंसान बन गया होता है। और अरुण निकलने के बाद फिर ये जो सरकारी जो दुकान इसने दिलाया था उस दुकान को संभालने लगता है। पति पत्नी दोनों मिल जाते हैं, परिवार इनका खुशहाली पूर्वक चलने लगता है और अब ये काफ़ी खुशीपूर्वक अपना जीवन काट रहे हैं। ये हमेशा डीएसपी अरुण से बातें करते हैं, हर दिन मिलते हैं और उस डीएसपी अरुण को उसका धन्यवाद कहते हुए नहीं थकते हैं। डीएसपी अरुण के वजह से, एक अच्छे इंसान के वजह से एक बिखरती हुई ज़िंदगी संवर गई। दोनों पति पत्नी एक हो गए, 2 बच्चे जो बर्बाद हो रहे थे उनकी ज़िंदगी आबाद हो गई, वो पढ़ने लिखने के रास्ते पर चल निकले। तो दोस्तों, यही होता है, अगर एक अच्छा इंसान चाहे किसी भी तरीके से, किसी भी परिस्थिति में मिल जाए, वो हमेशा आपको सपोर्ट करता है और आपके बुरे समय में आपकी मदद करता है। कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।